जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एज अ पार्ट ऑफ वंदे मातरम सीरीज़, जिसमें मैं पॉलिटी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज़। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किस किस प्रकार डिसक्वालिफिकेशन हो सकती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, और इवन इसमें मैं ये भी डिस्कस करूँगा वेकेशन ऑफ द सीट्स, लाइक वेकेट कब कब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की सीट्स होती हैं, और डिसक्वालिफिकेशन का एक एंटी डिफेक्शन एक्ट जो कि 10th शेड्यूल है, इसके ऊपर भी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक अल्टीमेटली डिसक्वालिफिकेशन में आएंगे। डिसक्वालिफिकेशन कुछ प्रावधान हमारे संविधान में दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं, और कुछ प्रावधान हमारे इसमें दे रखे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। तो कहने का मतलब डिसक्वालिफिकेशन एक तो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, दूसरा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे रखी है कि पार्लियामेंट कुछ लॉज बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग बनेंगे जी। और वो पार्लियामेंट का लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। और अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस दे रखी। इवन ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन सी संवैधानिक है और कौन कौन सी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। और थर्ड एस्पेक्ट जो हमने डिस्कस करना है वो है एंटी डिफेक्शन एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 52nd अमेंडमेंट और 10th शेड्यूल पे। तीनों पार्ट्स आपके एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, सीएपएफ के लिए और फॉर सिविल सर्विसेज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड। पुराने सीरीज भी 3-4 वीडियोस में अभी तक पार्लियामेंट पे डाल चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मैं वो टॉपिक सारा पार्लियामेंट कवर करूंगा, लेकिन एक टॉपिक वाइज, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ सके। अगर आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ भी आए तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, शेयर ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि सब लोग जुड़ सकें। आने वाले टाइम पे कल 1 जून से मैं लॉट ऑफ सीरीज आई एम गोइंग टू ब्रिंग अप हेयर फॉर योर एनडीए पेपर। फॉर सीएपएफ पीवाईक्यूज में सीरीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, और उसी प्रकार सीडीएस के और सीएपएफ के भी पीवाईक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। सो डिस्क्वालिफिकेशन संवैधानिक तहत कौन कौन सी हैं, अब जरा वो समझते हैं। नंबर 1, अगर उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, इफ ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा संविधान में कहीं टर्म नहीं डिफाइन, लेकिन समझ आया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या नहीं। इफ ही इज होल्डिंग एनी पोजीशन अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, राइट, एक्सेप्ट दैट अ मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जम्प्टेड बाय द पार्लियामेंट। लेकिन अगर वो कोई ऑफिस गवर्नमेंट के अंडर संभाल रहा है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। यहाँ तो उसको छोड़ना पड़ेगा वहां से ऑफिस, देन ओनली ही कैन बिकम अ मेंबर। लेकिन अगर वो ऑफिस नहीं छोड़ रहा देन ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। पहला पॉइंट क्लियर हो गया जी। दूसरा, अगर वो अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड टू बी डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वो चीज़ है नहीं। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एक ऐसा बंदा जो कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केस है, अनडिस्चार्ज है, इंसॉल्वेंट इन सेंस हमारी क्राइम, ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा है इसमें है। इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलंटरली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट और इज अंडर एनी एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजेंस टू अ फॉरेन स्टेट, अगर उसने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है तो भी ही विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बिकम। क्लियर है जी ये तीनों। उसके बाद 5वां पॉइंट, ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, और यहीं से आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। एक बार ज़रा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मीनिंग ज़रूर चेक करके मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि आपकी भी अच्छी रिविजन हो सके, मेरे भी। समझ आ गया जी 5वां पॉइंट। अब 5वें पॉइंट के अंडर ये सारा आता रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। Number 1, if he has been found guilty of certain electoral offences और करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन, तो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट कहता है कि उसको उसी समय डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। दूसरा, इलेक्शन के टाइम अगर कुछ ने कुछ ऐसे ऑफेंस कर दी, ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years, बट द डिटेंशन अंडर अ प्रिवेंशन डिटेंशन इज नॉट डिस्क्वालिफिकेशन। ये भी याद रखिएगा जी। अगर कोई भी बंदा जिसको 2 साल से ज़्यादा के लिए कन्विक्ट घोषित किया गया फॉर एन ऑफेंस, दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आपको याद हो, ये सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत, अब अगर कोई भी ऐसा सांसद जिसके ऊपर 2 साल से ज़्यादा कोई क्रिमिनल चार्जेस प्रूव हो गए हैं, देन ही कैन नॉट फाइट द इलेक्शंस। यही केस है लालू प्रसाद यादव वाला। नेक्स्ट वन, ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज ऑन अकाउंट ऑफ हिज एक्सपेंसेस विद इन द टाइम। उसको बताना होगा कितने इलेक्शन एक्सपेंसेस ही हैज़ बीन, मतलब कितने इलेक्शन के टाइम एक्सपेंसेस किए प्रॉपरली, उसको ही हैज़ टू लॉज इन अकाउंट। ही मस्ट नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, वर्क और सर्विसेज। ही मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट or hold any office of profit in corporation in which the government has at least 25% share. He must not have been dismissed from the government service for corruption
or disloyalty to the state. He must not have been convicted for promoting enmity between the different groups or the offense of bribery. Must not have been punished for preaching and practicing social crimes such as untouchability, dowry, sati. इस पे वैसे तो क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो आपको पांचों की पांचों याद रखनी पड़ेंगी. दे कैन मिक्स अप दीज और उनमें से पूछेगा कौन सी संविधान में दी हुई है. संविधान में सिर्फ ये सिटीजनशिप वाली या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली ये प्रकार की दी हुई है, अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड. अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इन केसेस में ये क्वेश्चन ज़्यादा वाजिब है आपके एनडीए सीडीएस में आने का. ये इस मैटर को डिसाइड कौन करेगा कि who will be deciding this person about this thing is president's decision is final. In this case disqualification कौन decide करेगा? president का decision होगा. He should obtain the opinion of the election commission and act accordingly. लेकिन राष्ट्रपति खुद तो कैसे डिसीजन लेगा? He will obtain the opinion किसका? इलेक्शन कमीशन का. याद रहेगा जी, ये भी हमने डिस्क्वालिफिकेशन समझा. अब जरा एंटी डिफेक्शन एक्ट. एंटी डिफेक्शन एक्ट याद रखिएगा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1985 में राजीव गांधी सरकार के टाइम ये एंटी डिफेक्शन एक्ट आया था. कोई भी बंदा, उस समय इसको कहा जाता था आया राम गया राम. कोई भी बंदा अगर एक पार्टी से इलेक्ट होता है, सपोजली ही इज इलेक्टेड फ्रॉम बीजेपी पार्टी और वो एमपी बन गए, उसके बाद वो 6 महीने साल बाद कह रहे कि अब नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन द कांग्रेस पार्टी. पहले क्या होता था, ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है जी. यू कैन नॉट ज्वाइन द अदर पार्टी when you have been elected from one party's ticket. क्लियर है जी, क्योंकि दूसरी पार्टी उसको खरीद रही होगी तो इधर आ जा. उससे क्या होगा, सरकार अनस्टेबल हो जाएगी. सरकार के काफ़ी बंदे ऑपोजिशन लेके खींच रही है और उससे क्या होगा, यू कैन से अनस्टेबल गवर्नमेंट. तो इसलिए एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया गया कि कोई भी बंदा अगर एक बारी एक पार्टी से इलेक्ट हो गया, ही कैन नॉट लीव द पार्टी फॉर द कमिंग 5 years. जब तक उसका टेन्योर नहीं खत्म होता सरकार का, तब तक वो पार्टी को नहीं छोड़ सकते. इनके केसेस है कुछ सिंपल है, उनको समझेंगे जी. इवन वो अगर वोट नहीं करता पार्टी के फेवर में, पार्टी ने जो कहा इस प्रकार वोट करनी है और वो उसके विपरीत वोट कर रहा है या वोट करने से परहेज कर रहा है, उस केस में भी डिफेक्शन लगेगा. तीसरा केस, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जो किसी पार्टी का नहीं था, वो किसी पार्टी को बाद में ज्वाइन कर लेता है इलेक्शन जीतने के बाद, इवन इन दैट केस डिफेक्शन विल बी एप्लीकेबल. चौथा केस, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, जो आपने याद होगा राज्यसभा में 12 होते हैं, वो जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं जी. लेकिन जैसे ही मेंबर बने 6 महीने के अंदर अंदर उनको बताना पड़ेगा विच पार्टी दे आर ज्वाइनिंग. अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन कर रहे हैं तो वो डिफेक्शन में गिना जाएगा. ये आशा है कि चारों पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं जी. और ये डिफेक्शन डिसाइड कौन करता है? स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन राज्यसभा. ये भी याद रखिएगा जी. डिस्क्वालिफिकेशन को डिसाइड कौन करेगा? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर. तो भाई ये 4 पॉइंट सभी को समझ आ गए. वॉलंटली अगर वो मेंबरशिप दे रहा है एक पार्टी से, जिस पार्टी की टिकट से वो लड़ा था, वो चीज़ हो जाएगी, उसको उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी उस हाउस से. मेंबरशिप खत्म होने का मतलब ये नहीं कि वो आगे इलेक्शन नहीं लड़ सकता, अगली बार इलेक्शन लड़ सकता है. समझ आ रही बात? तो उस टाइम टेन्योर के लिए ही विल बी डिस्क्वालीफाइड. ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डायरेक्शन. समझ गए जी? कॉन्ट्रेरी मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी. वो वोट ही नहीं कर रहा, एब्सटेन कर रहा वोट करने से, या वोट ऑपोजिट कर रहा है, उस केस में भी. इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर अगर कोई किसी पार्टी को ज्वाइन करता तो भी, और कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर ज्वाइन करता है पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, ये चीज़ है. तो याद रखिएगा ये डिसाइड कौन करता है, ये भी सभी को समझ आ गया होगा. 52nd अमेंडमेंट याद होगा, 10th शेड्यूल. और 52nd अमेंडमेंट और 10th शेड्यूल का कनेक्शन कैसे, लिंक कैसे करेंगे, ये देखिए जी. 5 × 2 10, ये 1985 में हुआ, ये राजीव गांधी के टाइम हुआ था. याद रखिएगा सेम चीज़ जो पार्लियामेंट पे एप्लीकेबल है वही स्टेट लेजिस्लेचर पर भी एप्लीकेबल होगी. क्लियर है जी? और जब ये चेंज किए गए थे तो 4 आर्टिकल्स में संविधान के चेंज किया गया था और नया शेड्यूल भी ऐड किया गया था टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अब एंटी डिफेक्शन एक्ट कहते हैं. याद रखिएगा ये भी पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है ना, मतलब अगर कोई डिफेक्शन हो रही है, स्पीकर बता रहा है या चेयरमैन बता रहा है, दैट इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू. जुडिशरी कैन चेक इट वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नो. सो इट इज़ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू. रिमेंबर दिस वन ऑल्सो.
क्लियर है जी। अब एंटी डिफेक्शन एक्ट पे कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन भी है, वो भी समझेंगे जी। नंबर 1, अगर स्पीकर जो नेचुरली किसी पार्टी से था, जिसकी सरकार होती नॉर्मली उसी की पार्टी का स्पीकर बनता है, स्पीकर को न्यूट्रली एक्ट करना, तो ही हैज़ टू वोट इन सेंस टॉक अगेंस्ट द पार्टी ऑल्सो एट टाइम्स, बिकॉज ही इज लाइक अ नाउ यू कैन से मॉडरेटर। सो इस केस में ही उसके पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द वॉलंटरी गिव्स अप द, उसको मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है अपनी पार्टी की। एंड जैसे ही वो स्पीकर बनने से ख़त्म हो जाता है, ही कैन रीजॉइन हिज पार्टी, तो इसके ऊपर डिफेक्शन नहीं लगेगा। दूसरा केस काफ़ी इंटरेस्टिंग, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो रही है तो नेचुरली डिफेक्शन लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर लेकिन मर्जर हो क्या रहा है, मर्जेंस होता क्या, सारे तो नहीं जा रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे नहीं जाना। अगर तो इस पार्टी के 2/3 मेंबर कह रहे हैं कि हम इस पार्टी में जुड़ रहे हैं, तो जुड़ सकते हैं जी। और जो बाकी भी हैं 1/3, दैट इज़ ऑन देयर ओन फ्रीडम, देन डिफेक्शन विल नॉट बी काउंटेड। उस केस में इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा मर्जेंस। Members goes out of his party as a result of merger of the party with another। ये जो 1/3 कहीं और जा रहे हैं, क्लियर है। मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी हैव एग्रीड टू सच मर्जर। सो उस केस में उस मेंबर के ऊपर डिफेक्शन नहीं लगेगा। आशा है कि दोनों समझ आ गए मर्जेंस कौन सा किसको क्लियर माना जाएगा। जब 2/3 ऑफ द मेंबर्स आर ज्वाइनिंग द अदर पार्टी, तो वो मर्जेंस कह रहे हैं, उस पार्टी के 2/3 मेंबर दूसरी पार्टी में मर्ज हो रहे हैं। तो जो बाकी मेंबर्स हैं वो अगर पार्टी को छोड़ रहे हैं तो उनको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल आर क्लियर अबाउट बोथ ऑफ दीज एक्सेप्शन पॉइंट्स। अब आइए ज़रा वेकेशन ऑफ द सीट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब वेकेट सीट करता है? अगर सपोजली वो दोनों हाउसेज का मेंबर बन गया है तो क्या करेगा? अगर वो लोकसभा का भी मेंबर और राज्यसभा का, अगर दोनों को इलेक्टेड हो गया तो उसको 10 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा कि वो किस हाउस को ज्वाइन करना चाहता है, लोकसभा या राज्यसभा। अगर हिज सीट इन द राज्यसभा बिकम्स वेकेंट, अगर वैसे इंटीमेशन दे भी रहा तो हिज सीट राज्यसभा में वो वेकेंट हो जाएगी। इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम्स वेकेंट। अगर ऑलरेडी किसी मेंबर है और दूसरी हाउस में इलेक्ट हो गया तो पहले हाउस की सीट खत्म हो जाएगी। If a person is elected to both seats in the house, 2 seats in a house, he should exercise his option for one, otherwise both seats become vacant। अगर जैसे मोदी जी 2 सीट से लड़े थे, अपने बनारस से और गुजरात से, तो अगर वो दोनों सीट से लड़े हैं और वो जीत भी गए हैं तो उसको अपना ऑप्शन बताना पड़ेगा कि वेयर ही विल बी ज्वाइनिंग, राइट, मतलब एज अ मेंबर। बोथ सीट्स अदरवाइज नहीं बताते तो वो होगा। Similarly, a person cannot become a member of both the parliament and state legislature at the same time. If a person is so elected, his seat in the parliament becomes vacant, and if he does not resign his seat in the state legislature within 14 days. क्लियर हो गया जी। अगर वो पार्लियामेंट में नहीं जा रहा और वो अपनी सीट को रिज़ाइन नहीं दे रहा विद इन 14 डेज, सीट बिकम्स वेकेंट। किसी भी बंदा ना तो दोनों हाउसेस का मेंबर हो सकता है, ना ही बंदा एमपी और एमएलए दोनों चीज़ें संभाल सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन और कौन सी है जी? स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ही सीट बिकम्स वेकेंट इन द लिस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड इन द 10th शेड्यूल। ये तो समझ चुके हैं। अगर रिज़ाइन देना मेंबर ने तो किसको देगा? चेयरमैन को राज्यसभा के और स्पीकर लोकसभा के। द सीट फॉल्स वेकेंट व्हेन द रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड। और मर्जी है जी चेयरमैन और स्पीकर की, वो एक्सेप्ट जो रेजिग्नेशन है एक्सेप्ट करे या ना करे। एब्सेंस, अगर कोई भी मेंबर लगातार, समझ गए, सिटिंग सीट ऑफ अ मेंबर वेकेंट इफ ही इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल सीट्स फॉर अ 60 days मीटिंग्स ऑफ अ पीरियड ऑफ 60 days विदाउट परमिशन। समझ लो पहले सेशन में 30 दिन आखिरी नहीं आया था, अगला सेशन लगा आखिरी 30 दिन, वो स्टार्टिंग के 30 दिन, मतलब कॉन्टीन्यूटी में 60 दिन अगर एब्सेंट है तो वो सीट वेकेंट चली जाएगी। और कौन कौन से हैं? अगर मेंबर हैज़ टू वेकेट, अगर इलेक्शन जिससे जीता था वो डिक्लेयर वॉइड कर दिया गया बाय कोर्ट, इसमें खराबी थी, और इफ़ ही इज़ एक्सपेल्ड बाय द कोर्ट हाउस एंड इफ इज़ इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट
if he is appointed to the office of governor of a state also. If a disqualified person is elected to the parliament, the constitution laid down no procedure to declare election void. क्लियर है जी. अगर डिसक्वालीफाइड बंदा इलेक्टेड हो जाता है, इलेक्शन लड़के जीत जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी ये नहीं कहा कि वो इलेक्शन को वॉइड कंसिडर किया जाए. दिस मैटर्स डेल्ट बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट विच इनेबल्स द हाई कोर्ट टू डिक्लेयर इलेक्शन वॉइड इफ अ डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट इज इलेक्टेड. ये कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट. Aggrieved party can also appeal to the Supreme Court against the order of High Court in this regard. I hope everybody is very very clear about this defection, vacating of the seat. ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक है. सबसे इम्पॉर्टेंट तो डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन है. उसके बाद ये जो पॉइंट्स है आप देख सकते हैं कि मेंबर अगर दो पार्टी से, वैसे हमें पता ही है कि दोनों हाउसेस का मेंबर नहीं हो सकता, और ना ही वो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो सकता है. आशा है कि आपका सारा दिमाग में से डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन भी क्लियर हो गया, बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए पार्लियामेंट पे. तो चलिए, आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सीरीज ऑन वंदे मातरम ऑन पॉलिटी. आई विल डेफिनेटली मेक श्योर दैट आई कंप्लीटेड. ये अभी रिकॉर्डेड सेशंस बना रहा हूँ, उसके बाद लाइव सेशंस आएंगे जी बाकी टॉपिक्स पे भी. सो थैंक यू. जय हिंद एवरीवन.